नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल और बात करेंगे राजस्थान विधानसभा चुनाव की, जिसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वोटिंग के लिए महज 2 दिन बचे हैं और ऐसे में आज चुनाव प्रचार खत्म भी हो चुका है। राज्य में सुचारू रूप से मतदान कराने के लिए सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया है। जगह जगह वाहनों की तलाशी ली जा रही है। राजस्थान का रण अंजाम तक पहुंचने वाला है। वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। करीब 36 घंटे बाद राजस्थान में वोटिंग शुरू हो जाएगी। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर दिया गया है। राजस्थान जाने वाले सभी हाईवे पर सुरक्षा बलों को जगह जगह तैनात किया गया है। चुनाव के दौरान नकदी, शराब और हथियारों के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रशासन ने एहतियाती इंतजाम किए हैं। न्यूज नेशन की टीम राजस्थान के सिरोही पहुंची, जहां सीआईएसएफ के जवान सभी आने जाने वाली गाड़ियों की गहन जांच करते नजर आए। राजस्थान में इलेक्शन की तारीख अब आ चुकी है और 7 तारीख को वोटिंग होनी है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है और किस तरह से तमाम वो चीजें डिडक्ट की जा रही हैं जो कहीं ना कहीं इस चुनाव को प्रभावित कर सकती है। इस समय हम सिरोही में हैं, जो कि टोंक में पड़ता है और यहां से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर कोटा है। और कोटा से पहले आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से है और गहन जांच जो है वो की जा रही है। गाड़ियों को बाकायदा रोका जा रहा है। सीआईएसएफ की 4 बटालियन जो है वो यहाँ पर आई है मध्य प्रदेश से राजस्थान, और यहां पर अब जांच की जा रही है गाड़ियों की कि कहीं कोई आपत्तिजनक चीजें तो नहीं है, पैसा तो नहीं है, शराब तो नहीं है। ये सारी चीजों की जांच सारी गाड़ियों को रोक के की जा रही है। हमारी भी गाड़ी रोकी गई और यहां पर जांच लगातार जारी है। यहां पर सीआईएसएफ के 4 जवान हैं और पूरा दस्ता जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग बैरिकेड करके जो है जांच लगातार की जा रही है। पुलिस के मुताबिक सिरोही के पास देवली इलाके में करीब 3 लाख रुपए कैश जब्त किया जा चुका है। अगर किसी गाड़ी में संदिग्ध मात्रा में नकदी पाई जाती है तो प्रशासन फौरन उसके खिलाफ एक्शन लेता है। जो जांच चल रही है उसमें मोस्टली हम ये देखते हैं कि कहीं असामाजिक तत्व तो नहीं है, कुछ दारू की बोतलें वगैरह, शराब वगैरह या अन्य विस्फोटक सामग्री तो साथ में नहीं जा रही, कैश, नकदी या ऐसी चीज़ें तो साथ में नहीं ले जा रहे। उनकी जांच की जा रही है पूरी तरह से। गाड़ियों को पूरी डिग्गी वगैरह, सीट वगैरह सारी खोल के देखते हैं। राजस्थान विधानसभा के लिए 7 दिसंबर को 199 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होगा। ऐसे में प्रशासन ने कमर कस ली है। सभी मुख्य सड़कों पर बैरिकेडिंग लगाकर जांच की जा रही है ताकि मतदान को प्रभावित करने या उसमें बाधा डालने की किसी भी तरह की कोशिश को वक्त रहते नाकाम किया जा सके। 6 विधानसभा क्षेत्र जो है वो आते हैं कोटा में, और टोंक चूंकि काफ़ी हाई प्रोफाइल विधानसभा क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर भी नज़र रखी जा रही है। फिलहाल तमाम जांच के दायरे में हैं, तमाम सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं क्योंकि चुनाव जो है बेहतर तरीके से किया जा सके, करवाया जा सके, और सुरक्षा एजेंसियां इसको लेकर के सतर्क है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सैयद आमिर हुसैन, सिरोही, राजस्थान। तो पूरे राजस्थान में तूफानी रफ्तार से जिस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा था वो खत्म हो चुका है। चुनावी बयार अब खामोशी का चादर ओढ़ चुकी है। सत्ता के सेमीफाइनल के सफर में हमने आपको राजस्थान का सियासी मूड भी दिखाया। सियासी शोर खत्म होने के बाद हम यहाँ के उन खूबसूरत जगहों पर भी पहुंचे जो लोगों का मन मोह लेते हैं। झीलों के शहर उदयपुर से हमारी ये खास रिपोर्ट आप भी देखिए। राजस्थान में सियासी घमासान थम चुका है। विधानसभा का रण जीतने के लिए सियासी दलों में कांटे की टक्कर है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के आला नेताओं से लेकर आम कार्यकर्ता लोगों तक अपनी बातें रख चुके हैं। चुनावी शोर के खात्मे के बाद फिलहाल खामोशी का आलम है और ऐसे में हम जा पहुंचे झीलों की नगरी उदयपुर। दरअसल सुकून के पलों के लिए उदयपुर से बेहतर जगह हो ही नहीं सकती। कुदरत ने इसे बेइंतहा खूबसूरती से नवाजा है। बताते हैं कि झीलों के शहर को साल 1559 में सिसोदिया राजवंश के महाराणा उदय सिंह ने बसाया था। तब ये शहर मेवाड़ की राजधानी था। ये झीलों की नगरी है, नाम है उदयपुर। यहाँ की पुरानी इमारतें और झीलें मशहूर हैं। देश और दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं इन झीलों और पुरानी ऐतिहासिक इमारतों को देखने के लिए। इन इमारतों को देखने के लिए न सिर्फ
हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के दूसरे देशों से भी लोग आते हैं, विदेशी पर्यटक भी आते हैं और यही वजह है कि उदयपुर राजस्थान का आकर्षण का केंद्र है। अरावली की गोद में बसी झीलों की नगरी कुदरत का अनोखा उपहार है। पहाड़ों के बीच यहाँ कई खूबसूरत झीलें हैं। फतेह सागर यहाँ की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। यहाँ देश विदेश से आए सैलानियों का तांता लगा रहता है। उदयपुर का फतेह सागर झील यहाँ के सबसे ज्यादा आकर्षक जगहों में से एक है ये। और ये झील के बीच में जो तस्वीर आप देख रहे हैं, एक टापू और वहां पर नेहरू पार्क बनाया गया है। ये झील के बीचों बीच मौजूद है। तो दूसरी तरफ तस्वीर आप झील के किनारे की देखिए। यहाँ पर झील के किनारे को कितने अच्छी तरीके से सजाया और संवारा गया है। यहाँ लोग आते हैं सुबह शाम दोपहर घूमने के लिए और इस नज़ारे का लुत्फ उठाने के लिए। हम लोग दिल्ली से आए हैं। हम परसों ही हमने यहाँ पे विजिट किया है और हमने तो एक पिचोला लेक देखी है और भी हम अभी ये फतेहगढ़ लेक देखने के बाद हम आगे और भी चीज़ें देखने जाएंगे। कि यहाँ का जो वेदर है और यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, वो बहुत ही हेल्पफुल हैं। जो एम्बियंस था वो बहुत अच्छा था। सो ओवरऑल इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस। यहाँ की पिछोला झील में भी सैलानियों का तांता लगा रहता है। पिछोला झील के बीच में 2 द्वीप हैं। जगनिवास द्वीप अब लेक पैलेस की शक्ल ले चुका है। सैलानी यहाँ मोटर बोट से जाते हैं। उदयपुर का पिछोला झील बेहद खूबसूरत और मनमोहक झील है ये। जहां तक आपकी नजर जाएगी इस झील का पानी नजर आएगा। पहाड़ों के बीच में ये झील बनी हुई है और इस झील के बीच में 2 टापू हैं। एक जगनिवास जिसे अब लेक पैलेस के तौर पर जाना जाता है और दूसरी तरफ की तस्वीर देखिए। दूसरी तरफ जो टापू पर जग मंदिर बना हुआ है वो भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। यहां से मोटर बोट के जरिए आप वहां तक जा सकते हैं, चाहे जग मंदिर की बात करें या फिर जग पैलेस की बात करें, जग निवास की बात करें, वहां तक आप मोटर बोट के जरिए ही जा सकते हैं। झीलों का दीदार करने के बाद हम पहुंचे सहेलियों की बाड़ी। महाराणा सांगा ने शाही परिवार की महिलाओं के लिए बनवाया था। अब यहाँ पर सैलानियों का जमावड़ा लगता है। ये सहेलियों की बाड़ी है। इसका निर्माण महाराणा सांगा ने कराया था। बताया जाता है कि शाही परिवार की महिलाओं के लिए इस उद्यान का निर्माण कराया गया ताकि वो महिलाएं यहाँ पर आकर एक साथ घूम फिर सके, बात कर सके। लेकिन अब ये पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गया है क्योंकि यहाँ के फव्वारे आप देख लें, चाहे फिर यहाँ के बागान के फूलों की बात कर लें, तो सभी मंत्रमुग्ध कर देने वाले हैं। झीलों के शहर में अगर आप मोती मगरी नहीं गए तो महाराणा प्रताप की ऐतिहासिक विरासत को कैसे समझ पाएंगे। फतेह सागर झील के बिल्कुल बगल में पहाड़ी की चोटी पर मोती मगरी और यहाँ पर महाराणा प्रताप की ये मूर्ति, चेतक पर सवार महाराणा प्रताप की मूर्ति यहाँ पर बनाई गई है। और आखिरी वक्त में चेतक ने किस तरीके से सांस लिया था उसकी भी एक तस्वीर यहाँ पर उकेरी गई है। दूसरी तरफ देखिए, आपको यहाँ पर पूरा शहर नजर आएगा। यहीं से आप पूरे शहर को, उदयपुर को देख सकते हैं। ये खूबसूरत शहर और झीलों के बीच में आप देखेंगे टापूस भी नजर आएंगे। तो दूसरी तरफ आपको यहाँ पर सुंदर और अच्छे ऊपर पहाड़ों के ऊपर किले भी नजर आएंगे। पहले हम लोग ने अरावली वाटिका देखा, अब ये सेकंड स्टॉप हम लोग का प्रताप स्टैच्यू। यहाँ से बहुत अच्छा दिखता है, पूरा उदयपुर सिटी दिखता है। यहाँ पे लेक भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, स्टैचू बहुत ही अच्छा है और पीछे उनका सब लिखा हुआ है कि उनका बर्थ कब हुआ, उनका कोरोनेशन कब हुआ। इसके अलावा यहाँ आप सज्जनगढ़ किले की सैर भी कर सकते हैं। उदयपुर के दक्षिण में पहाड़ी की चोटी पर बना सज्जनगढ़ किला, इस किले का निर्माण महाराजा सज्जन सिंह ने करवाया था। यहाँ पर गर्मी में भी ठंडी ठंडी हवा आती है तो यहाँ से पूरे शहर का नज़ारा भी दिखता है। सुंदर झील और शहर की इमारतें यहाँ से बेहद खूबसूरत दिखाई देती हैं। झीलों का ये शहर जिस तरह से दिन में खूबसूरत दिखता है, उसी तरह रात में इसकी सुंदरता में और भी 4 चांद लग जाते हैं। रंग बिरंगी लाइट्स के बीच यहाँ खासी चहल पहल रहती है। बहुत अच्छा एंजॉयमेंट है, झील का किनारा है और क्लीनलीनेस है। आदमी इतना रिलैक्स हो जाता है, यहाँ के बहुत खुशी मिलती है। मोस्टली इवनिंग वॉक्स के लिए हम हमारे ग्रुप्स में आते हैं। यहाँ पे इतना नेचुरल सा माहौल मिलता है यहाँ पे, तो जो इतनी फ्रेश एयर रहती है तो बहुत अच्छा फील होता है। यहाँ स्पेशली महिलाओं के लिए तो हाथीपोल मार्केट है और वहाँ मतलब बंदीज जो यहाँ का उदयपुर का फेमस है वो मिलता है।
जगमगाती रातों में यहाँ के बाजारों का नजारा देखते ही बनता है। सियासी घमासान के बाद खामोशी के पलों में उदयपुर का दीदार बेहद खास है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ विद्यानाथ झा, न्यूज नेशन, उदयपुर। तो राजस्थान के रण में हम उस जगह पर भी पहुंचे जो देश की शान तिरंगा से जुड़ी हुई है। हम हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की बात कर रहे हैं। जब भी ये फहराया जाता है तब हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। उसकी आन बान और शान के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि लाल किले से फहराया गया पहला तिरंगा झंडा किसने बनाया था? ये रिपोर्ट आप देखिए। तिरंगा हमारी शान है, जो हमारा अभिमान है, जिस पर न जाने कितने जवान हुए कुर्बान हैं। 1947 के बाद तिरंगे की पूरी कहानी हम आपको बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर कैसे और किन हालातों में ये तिरंगा तैयार होता है। इसको बनाने वाले जो बुनकर हैं उनकी स्थिति कैसी है, वो कैसे तैयार करते हैं, कैसे रहते हैं, ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। देश की शान, देश का अभिमान, हमारा तिरंगा, जिसके लिए हर भारतवासी मर मिटने को तैयार रहता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस पहले तिरंगे झंडे को लाल किले की प्राचीर से फहराया गया था वो किसने तैयार किया था? जिस झंडे को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था वो झंडा कहां से आया? जिस कपड़े को तिरंगे की शक्ल दी गई उस कपड़े को कहां बुना गया? माना जाता है लाल किले पर जो झंडा पहली बार लहराया गया वो राजस्थान में दौसा जिले के अलूदा में तैयार किया गया था। यहाँ रहने वाले बुनकर चौथमल माहौर और उनके भाइयों ने पहले तिरंगे को बुना था। लेकिन देश को पहला तिरंगा देने वाले चौथमल माहौर का परिवार अब किस हालत में है, उनका कारोबार कैसा चल रहा है, ये जानने के लिए न्यूज नेशन अलूदा गांव पहुंचा। राजस्थान का दौसा और दौसा का आलूदा गांव, ये गांव बहुत खास है और ये गांव इतिहास के पन्नों में दर्ज है, क्योंकि ये वो गांव है जहां से पहला तिरंगा झंडा तैयार हुआ था और वही झंडा दिल्ली के लाल किले पर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। चौथमल के घर की हालत का अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। कच्चा घर और बिखरे पड़े टूटे फूटे सामान, इनकी माली हालत बताने के लिए काफी है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये परिवार खादी के कपड़ों की बुनाई का काम कर रहा है, लेकिन उनकी हालत जस की तस है। खादी अब पूरे देश में बिकता है और लोग उसे खरीदते भी हैं, काफी महंगे दरों पर, महंगी कीमतों पर भी उसको खरीदते हैं। लेकिन इन खादी को बनाने वाले जो लोग हैं, दौसा भी उन जिलों में से है जहां पर खादी के कपड़े तैयार किए जाते हैं, तो उनकी परिस्थिति के बारे में जानने के लिए हम निकले थे और उन्हीं के परिवार के पास हम पहुंचे हैं। आप लोग पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम कर रहे हैं? हाँ, सब दर पीढ़ी दर यही काम कर रहे हैं हम। हमारे बुजुर्गों ने भी यही काम किया था और हम भी यही कर रहे हैं। काम तो खुशी से करते हैं लेकिन मेहनत तो नहीं मिलती है, मजदूरी नहीं मिलती है, इतनी पेट का गुजारा नहीं होता है। इससे पहले की पीढ़ी भी यही काम करती थी? आप लोग? हमारे बड़े बूढ़े भी यही काम करते हैं और हम भी यही काम करते हैं। अलूदा और उसके आसपास के कई गांवों में बुनकर परिवार रहते हैं। यहाँ पाए जाने वाले माहौर जाति के लोग लंबे अरसे से हथकरघा उद्योग को अपनाए हुए हैं। जो तिरंगा, जो हमारे राष्ट्र का पहला जो तिरंगा बना था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो इसमें लाल किले बनाया था, वो तिरंगा हमारे सम्मानीय स्वर्गीय चौथमल जी माहौर, समुदयाल जी माहौर, नानकराम जी माहौर, उनके हाथों द्वारा तैयार किया गया था। तकरीबन मेरे गाँव में माहौर समाज के लोग कार्य करते हैं और परिवारों की संख्या अगर मैं बताऊं तो करीबन 60 है। एक तरफ सरकार खादी के कपड़ों को प्रोत्साहन देने की बात करती है तो दूसरी तरफ हथकरघा के जरिए जीवन यापन करने वाले सैकड़ों परिवार उपेक्षा के शिकार हैं। जरूरत है इनके हुनर को प्रोत्साहन देने की, जिससे इनके हाथों की कारीगरी जिंदा रहे। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ विद्यानाथ झा, न्यूज नेशन, दौसा, राजस्थान।